एपिसोड 5 के स्टार्ट में हॉटजिन्स अपने दोस्त से मिलने जाता है जो मिलिट्री में उसके साथ था। उनकी बातों से हमें ये पता चलता है कि नॉर्थ अलायंस में मौजूद दो देश वॉर को खत्म करने के लिए एक दूसरे के साथ शांति समझौता कर रहे हैं, जहां दोनों देश के प्रिंस और प्रिंसेस एक दूसरे के साथ शादी करके दोनों देश को जोड़ने की कोशिश करेंगे। अब सीन शिफ्ट होता है वॉयलेट की तरफ, जहां वो इन्हीं देश में से एक डॉर्सल नाम के देश में जाती है, जहाँ की प्रिंसेस ने उसे बुलाया था एक घोस्ट राइटर के रूप में। वॉयलेट प्रिंसेस की तरफ से प्रिंस के लिए लेटर्स लिखने वाली थी। वॉयलेट पिछले 2-3 महीनों में काफी कुछ सीख चुकी थी, इसलिए हॉटजिन्स ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी वॉयलेट को सौंपता है। वॉयलेट पैलेस में प्रिंसेस शार्लेट से मिलने जाती है, जहाँ शार्लेट थोड़ी सी आलसी थी, जो अपने मेड पर ही निर्भर होती थी। शार्लेट जो लेटर्स लिखवाने वाली थी उन्हें पब्लिक में पब्लिश किया जाने वाला था, ताकि दोनों देश की जनता प्रिंस और प्रिंसेस के बीच में बढ़ते रिलेशंस को देख सके। शार्लेट को वॉयलेट का बिहेवियर इमोशनलेस लगता है, जिसकी वजह से वो उसे एक डॉल की तरह ही देखती है। शार्लेट वॉयलेट से अपनी एज पूछती है, जहाँ वॉयलेट अनाथ थी, इसलिए उसे उसकी एक्यूरेट एज नहीं पता थी, लेकिन उसके साथियों के हिसाब से उसकी एज 14 हो सकती है। शार्लेट जानना चाहती थी क्या कपल्स के बीच में एज का डिफरेंस उनके रिलेशनशिप को अफेक्ट कर सकता है या नहीं, क्योंकि प्रिंस उसके एज के कंपैरिजन में 10 साल बड़ा था। वॉयलेट शार्लेट के सवाल का जवाब देती है कि अगर कपल्स के बीच में प्यार हो तो एज डिफरेंस मैटर नहीं करता, लेकिन वॉयलेट लव के बारे में अभी तक ठीक से नहीं समझ पाई थी, जिसकी वजह से वो शार्लेट के सवालों का जवाब पूरी तरीके से नहीं दे पाई, जिसके वजह से शार्लेट उस पर नाराज हो जाती है। जब शार्लेट का गुस्सा शांत होता है तब वो वॉयलेट को लेटर लिखने के लिए बुलाती है, जहाँ उसका लिखा हुआ लेटर सभी को काफी पसंद आता है। अब शार्लेट को भी प्रिंस का जवाबी लेटर मिलता है, लेकिन शार्लेट अब भी परेशान होती है, जहाँ उसकी मेड शार्लेट के हर एक दुख और दर्द को समझ पाती थी, क्योंकि बचपन से उसने उसका ख्याल रखा था। लेकिन जब शार्लेट की शादी हो जाएगी तब वो उसके साथ दूसरे देश नहीं जा सकती। इसी की वजह से शार्लेट दुखी होती है। वॉयलेट शार्लेट की तरफ से प्रिंस के लिए काफी लेटर्स भेजती है, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जहाँ शार्लेट इस सब से परेशान होकर वॉयलेट को अपने मन से ही सभी लेटर्स लिखने के लिए कहती है, क्योंकि वो जानती थी प्रिंस के लेटर्स भी एक घोस्ट राइटर ही लिख रही है, यानी उन दोनों के बीच में कन्वर्जेशन सिर्फ एक फॉर्मेलिटी थी। शार्लेट प्रिंस से अपने लाइफ में सिर्फ एक ही बार मिली थी, इसलिए उसे प्रिंस पर इतना भरोसा नहीं था। अपना मन हल्का करने के लिए शार्लेट वॉयलेट को उसके और प्रिंस के पहले मुलाकात की कहानी सुनाती है। जब वो 8 साल की हुई तब रॉयल फैमिली के रूल्स के हिसाब से वो मैरिज के लिए एलिजिबल हो गई थी, इसलिए दूर दूर से उसे मिलने के लिए काफी प्रिंस आए थे, जो उसके बर्थडे सेलिब्रेट करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे, बल्कि वो उसे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी वजह से शार्लेट अकेलापन महसूस करने लगी। वो अकेले ही गार्डन में जाकर रोने लगी। तभी उसकी मुलाकात प्रिंस डेवियन से होती है, जो उसके दुख को समझ पाता है। डेवियन की सोच शार्लेट से काफी ज्यादा मिलती जुलती थी। पार्टी में मौजूद सभी प्रिंस से वो अलग था, जिसने उसे खुश किया, और शार्लेट ने उसी दिन तय किया कि वो डेवियन से ही शादी करेगी। लेकिन कुछ दिनों बाद वॉर स्टार्ट हो जाती है, जिससे उनके बीच में दूरियां बनने लगती है। लेकिन जब वॉर खत्म हो जाती है तब उसे डेवियन का मैरिज प्रपोजल मिलता है उन दोनों देशों के बीच में पीस मेंटेन करने के लिए। लेकिन शार्लेट खुश नहीं थी, क्योंकि वो डेवियन के फीलिंग्स को नहीं जानती थी। वो अब भी उसके बारे में सोचती रहती थी। शार्लेट जानना चाहती थी कि डेवियन उसके बारे में क्या सोचता है। इसी वजह से उसे लगने लगा था कि शायद डेवियन उससे नफरत करता है। शार्लेट सिर्फ डेवियन के मन की बात ही जानना चाहती थी कि वो उसके बारे में क्या सोचता है। वॉयलेट उसकी सारी बातें सुनने के बाद शार्लेट को सजेस्ट करती है कि तुम्हें खुद से ही प्रिंस के लिए लेटर्स लिखने चाहिए, ताकि उसे तुम्हारी फीलिंग्स के बारे में पता चल सके, ना कि एक घोस्ट राइटर के। शार्लेट ठीक वैसा ही करती है जैसा उसे वॉयलेट ने कहा था, और वॉयलेट भी प्रिंस के घोस्ट राइटर से कांटेक्ट कर प्रिंस को खुद से ही शार्लेट को लेटर्स लिखने के लिए कन्विंस करती है। इस आइडिया की वजह से दोनों एक दूसरे के साथ अपनी रियल फीलिंग्स को शेयर करते हैं। उन दोनों के बीच की दूरियां अब धीरे धीरे खत्म होने लगी थी। वो दोनों एक दूसरे को दिल से लेटर्स लिख रहे थे, जहाँ एक दिन प्रिंस
शार्लेट को उसी जगह पर मिलने के लिए बुलाता है जहां वो दोनों पहली बार मिले थे। वहां पर आने के बाद प्रिंस खुद शार्लेट को मैरिज के लिए प्रपोज करता है। शार्लेट उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। अब शार्लेट अपनी जिम्मेदारियों को समझ जाती है और आत्मनिर्भर बन जाती है। उसके लाइफ में इतना बड़ा चेंज वॉयलेट की वजह से ही आया था। अब उसके शादी का दिन आ जाता है जहां वो अपने लाइफ की एक न्यू जर्नी स्टार्ट करने वाली थी, लेकिन वो अब भी दुखी थी क्योंकि उसे अपने मेड को छोड़कर जाना होगा। वो इस ट्रुथ को एक्सेप्ट कर लेती है और खुशी खुशी अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करती है। सीन शिफ्ट होता है वॉयलेट की तरफ जहां उसके साथ कैटलिया भी मौजूद थी। वो प्रिंस की ही घोस्ट राइटर थी। उसी ने वॉयलेट के कहने पर प्रिंस को कन्विंस किया कि वो खुद से ही लेटर लिखे। वॉयलेट ने अपने लाइफ में लव को एक अलग ही नजरिए से देखा था। अब वो सिटी में लौट आती है जहां उसकी मुलाकात मेजर के भाई नेवी कर्नल डेफियट से होती है। वो वॉयलेट के इस चेंज को देखकर चौंक गया था क्योंकि जब पहली बार वो वॉयलेट से मिला था तब वो एक मॉन्स्टर थी, एक वॉर वेपन थी। एपिसोड 6 के स्टार्ट में काफी सारी घोस्ट राइटर्स एक ऑब्जर्वेटरी में आती है जिनमें वॉयलेट भी मौजूद थी। सभी घोस्ट राइटर्स को असेंबली हॉल में इकट्ठा किया जाता है जहां वॉयलेट की मुलाकात लुकोलिया से होती है। वो अपने और भी दोस्तों से मिलती है। उसके सभी दोस्त उसके द्वारा लिखे हुए प्रिंस के लेटर्स को पढ़कर काफी ज्यादा इम्प्रेस हुए थे। वो सब बातें कर ही रहे थे तभी ऑब्जर्वेटरी का हेड वहां पर आ जाता है। उसी ने उन सभी घोस्ट राइटर्स को बुलाया था ताकि वो ऑब्जर्वेटरी के लाइब्रेरी में मौजूद सभी बुक्स के इंफॉर्मेशंस को प्रिजर्व कर सके। वो उन सभी को वो सारी इंफॉर्मेशंस नए मैन्युस्क्रिप्ट्स पर लिखने के लिए कहता है ताकि ये सारी इंफॉर्मेशन आने वाले जनरेशंस को मिल सके। अब वो सभी घोस्ट राइटर्स का उनके एम्प्लॉयज के साथ एक पेयर बनाता है ताकि घोस्ट राइटर्स को इंफॉर्मेशन डिकोडिंग करने में हेल्प मिल सके। वॉयलेट का साथी लियोन होता है। लियोन के सभी साथियों को लड़कियों में स्पेशली घोस्ट राइटर्स में काफी ज्यादा इंटरेस्ट था, लेकिन लियोन उनसे नफरत करता था। अब वो दोनों एक साथ इंफॉर्मेशन को डिकोड करने लगते हैं। वॉयलेट उस इंफॉर्मेशन को लिखने लगती है। लियोन उसके साथ थोड़ा सा रूडली बिहेव करता है जहाँ वो बुक्स के इन्फो को तेजी से डिकोड करने लगता है। उसे लग रहा था कि वॉयलेट उसकी स्पीड को मैच नहीं कर पाएगी, लेकिन वॉयलेट उसी के स्पीड के साथ टाइपिंग कर रही थी। वो दोनों हेलीज कॉमेट के इंफॉर्मेशन को डिकोड कर रहे थे जहाँ उन दोनों में से कोई भी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो दोनों शाम तक इंफॉर्मेशन को डिकोड करते रहते हैं जहाँ एक दिन में ही वो दोनों 3 दिनों का काम पूरा कर देते हैं, जिसकी वजह से ऑब्जर्वेटरी का हेड उन दोनों के काम को देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। रात को वॉयलेट अकेले ही चांद को देख रही थी जहाँ लियोन उसके पास जाता है। वो शॉक था क्योंकि इतना काम करने के बावजूद वॉयलेट थकी नहीं थी। लियोन उसे घोस्ट राइटर बनने की वजह पूछता है जहाँ वॉयलेट ह्यूमन इमोशंस और फीलिंग्स को समझना चाहती थी जो कि अब तक वो समझ पाई है। ह्यूमंस के फीलिंग्स को लेटर में लिखना ताकि आने वाली जनरेशन अपने एंसेस्टर्स के इमोशंस को समझ सके। इसी वजह से वॉयलेट के लिए घोस्ट राइटिंग काफी स्पेशल थी। लियोन वॉयलेट के थॉट्स को जानकर काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और उसका एक घोस्ट राइटर के प्रति नजरिया ही बदल जाता है। अगले दिन जब वॉयलेट दूसरे एम्प्लॉयज से मिलती है तो वो सब लियोन की बुराई कर रहे थे क्योंकि वो अनाथ है, इसीलिए उसे हमेशा दूसरों के सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। वो वॉयलेट को लियोन को छोड़कर उनके साथ काम करने के लिए कहते हैं, पर वॉयलेट लियोन के दर्द को समझती थी क्योंकि वो भी अनाथ थी, इसीलिए वो उन सभी की एक भी बात नहीं सुनती और लियोन को डिफेंड करती है। लियोन ऊपर से उन सभी की बातें सुन रहा था। लियोन के दोस्त दूसरे लड़कियों के साथ काफी खुश थे, लेकिन लियोन अकेला ही अपने ख्यालों में डूबा रहता था। हमेशा की तरह वो अकेला ही लंच करने रूफ पर जाता है जहाँ वॉयलेट पहले से ही अकेले वहाँ मौजूद थी। वो दोनों एक दूसरे के साथ बातें करते हैं जहाँ लियोन चौंक जाता है जब उसे पता चलता है कि वॉयलेट मिलिट्री में एक सोल्जर थी। कुछ देर बाद लियोन वॉयलेट को हेलीज कॉमेट को देखने के लिए इनवाइट करता है जहाँ वॉयलेट उसके साथ कॉमेट देखने के लिए तैयार हो जाती है। कुछ दिनों बाद वो दोनों रूफ पर एक साथ कॉमेट देखने जाते हैं जहाँ लियोन पहली बार किसी लड़की के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था, जहाँ वो उसे बता देता है कि उसने वॉयलेट और बाकी एम्प्लॉयज के कन्वर्सेशन को सुन लिया था, जहाँ वो उसे अपने पेरेंट्स की स्टोरी बताता है। उसकी एक हैप्पी फैमिली थी, लेकिन उसके फादर एक एक्सप्लोरर थे जो एक दिन दुनिया एक्सप्लोर करने तो चले गए लेकिन वापस कभी लौट कर नहीं आए। मेरी मॉम
इस दुख को बर्दाश्त नहीं कर पाई और एक दिन वो मुझे छोड़कर मेरे फादर को ढूंढने के लिए चली गई और मैं अनाथ हो गया। वॉयलेट उसके पेरेंट्स की स्टोरी सुनकर लव के एक डिफरेंट साइड को जान पाती है। लियोन वॉयलेट से पूछता है कि क्या तुम्हारे लाइफ में कोई स्पेशल पर्सन है, तो वो जवाब हाँ में देती है, लेकिन अब वो शख्स उससे दूर चला गया है। वॉयलेट मन ही मन मेजर गिलबर्ट को याद कर रही थी। वॉयलेट अकेलेपन के इमोशन को अब तक ठीक से नहीं समझ पाई थी, जहाँ उसे नहीं पता था कि कोई दिल के करीब इंसान अगर दूर चला जाए तो कैसा फील होता है। लियोन उसे समझाता है कि अकेलापन क्या होता है, जहाँ वो दोनों सिमिलर इमोशंस को फील कर रहे थे क्योंकि वो दोनों अकेले थे। वॉयलेट के लिए मेजर ही उसकी पूरी दुनिया थी, उसके बिना वॉयलेट जी भी नहीं सकती। उसकी बातें सुनकर लियोन समझ जाता है कि वॉयलेट मेजर से प्यार करती है, लेकिन वो अपने लव को अभी तक नहीं समझ पाई। अब वो दोनों इस मोमेंट को हमेशा अपने मेमोरीज में याद रखेंगे कि उन्होंने एक साथ कॉमेट को देखते हुए काफी कुछ नई चीजें एक्सपीरियंस की। अब डिकोडिंग का काम भी खत्म हो जाता है, जहाँ सभी घोस्ट राइटर्स ऑब्जर्वेटरी से चली जाती है। लियोन वॉयलेट को लिफ्ट तक छोड़ने जाता है, जहाँ उसने डिसाइड कर लिया था कि वो भी अपने फादर की तरह एक एक्सप्लोरर बनेगा और साइंस के लिए अपनी लाइफ समर्पित कर देगा। ये इंस्पिरेशन उसे वॉयलेट की वजह से ही मिली थी। वो दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि एक दिन वो दोनों एक दूसरे से जरूर मिलेंगे और एक साथ खुले आसमान के नीचे स्टार्स को देखेंगे। वॉयलेट की वजह से लियोन के अंदर बहुत सारा कॉन्फिडेंस और करेज आया था। वॉयलेट की वजह से ही लियोन अपने फादर की तरह एक एक्सप्लोरर बन सका। वॉयलेट अपने जर्नी में खुद के साथ दूसरों के लाइफ में भी काफी बड़ा चेंजेस ला रही है और लव के एक डिफरेंट साइड को धीरे धीरे वो समझ पा रही है।